स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र राणा क्लासेस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। होप सो आपने इसकी पहली वीडियो देखी होगी। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पे क्लिक कीजिए और इससे पहले वाली वीडियो देखिए। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सॉलिड की। आज हम बात करेंगे लिक्विड की। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन। इसमें क्या है कि इन लिक्विड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बीइंग वीक। आपको पता है कि जैसे लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होता है, कम होता है। उसके बीच में क्या होता है, फोर्स कम होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बीइंग लार्ज। अब फोर्स कम होगा तो स्पेस क्या होगा, ऑब्वियसली लार्ज। हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और स्पेस क्या होता है, लेस होता है। और लिक्विड में क्या है, आपका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, वीक है, तो इसीलिए स्पेस आपका क्या है, ज्यादा। अब हम क्या करते हैं, लिक्विड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है कि शेप एंड वॉल्यूम। हम लिक्विड की शेप और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए मैंने पानी को एक ग्लास के अंदर डाला तो उसने ग्लास की शेप ले ली। अब मैंने उसको कटोरी के अंदर डाला या फिर किसी भी वेसल के अंदर डाला तो उसी की शेप ले लेगा, बट उसकी एक डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। अब सर वो कैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ग्लास लिया, उसको पूरा पानी से भर लिया। अब मैंने एक कटोरी ली और मैंने उस पानी को उस कटोरी में डाल दिया, तो क्या वो पानी पूरा स्पेस कवर कर लेगा कटोरी में? नहीं। अगर कटोरी छोटी होगी तो पानी बाहर आ जाएगा, अगर कटोरी बड़ी होगी तो उसमें थोड़ा स्पेस रह जाएगा। तो उसकी फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर एक गिलास पानी को मैं किसी भी वेसल में डालूं तो वो पानी उतना ही रहेगा। वो ये नहीं कि अगर उस वेसल में डालूंगा तो पूरा वेसल भर जाएगा। तो इसीलिए जो पानी होता है उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, बट आपका वॉल्यूम होती है, डेफिनाइट होती है। जैसे कि एग्जांपल वाटर मैं आपको दे चुका हूं। उसके बाद बेटा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट एरिया में आपके जितने पार्टिकल्स हैं। अब आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैस। अब उसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है बट गैस से ज्यादा होती है। पर यूनिट एरिया में जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस से ज्यादा होते हैं बट सॉलिड से क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके बाद आती है कंप्रेसिबिलिटी। हायर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। सॉलिड को मैंने आपको बताया था कि जब आप उसको कंप्रेस करते हो वो कंप्रेस नहीं होता, वो ब्रेक हो जाते हैं। बट पानी क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट हम उसको भी इतना कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके इसमें स्पेस तो होता है बट इतना भी नहीं कि हम उसको ज्यादा कंप्रेस कर दें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है रूम टेम्परेचर से कम होता है। जैसे कि बर्फ रखूंगा तो वो पिघल जाएगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी पिघल जाएगी। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर से कम। बट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। ठीक है, बीपी बढ़ गया। अच्छा, उसकी बात करते हैं फ्लूइडिटी की। लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। अब वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर है, अगर मैंने इसको अपने हाथ पे गिरा तो क्या ये बिखर गया? नहीं। बट अगर मैं एक ग्लास में पानी को लूं और उसको हाथ पे डालूं या जमीन पर डालूं तो वो बिखर जाएगा, वो बह जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। तो लिक्विड के पास ये प्रॉपर्टी होती है, गैस के पास ये प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड के पास नहीं होती फ्लूइडिटी की। डिफ्यूजन। लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग, दे डिफ्यूज इजीली। अब उनके पास इंटरमिक्सिंग की प्रॉपर्टी आसानी मतलब बहुत इजी होती है, मतलब वो आसानी से डिफ्यूज जाते हैं। मैंने एक गिलास पानी में नींबू घोल दिया तो उसको बाद मैंने नींबू डाला, उसको बस हल्का सा स्टेयर करा तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगा। बट अगर मैं शुगर डालूंगा तो पहले मुझे उसको मिक्स करना पड़ेगा, और नींबू डालूंगा तो उसमें अगर मैंने एक दो स्टेयर भी करे तो वो मिक्स हो जाएगा। तो उसके अंदर पावर जो होती है इंटरमिक्सिंग की बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। जब जो लिक्विड है अपनी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। जैसे कि 4 बेसिक एग्जांपल इसका, पानी को हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है। इसका एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम में क्या होता है, सबसे पहले क्रीम होती है, कंटेनर में आप क्रीम डाल के रखते हो, उसको लगा देते हो आप फ्रीजर में। अब जब फ्रीजर से निकालते हो वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। जैसे उसको गिरोगे तो वो बिखरेगी नहीं, वो पिघल के बिखरेगी, तो वो बिखरी नहीं उस टाइम पे, तो इसलिए क्या हो जाती है, वो थोड़ी सॉलिड हो जाती है। कब, जब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसके बाद है बेटा इवापोरेशन। इवापोरेशन एक बड़ा टॉपिक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इवापोरेशन के बारे में बताते हैं। नोट कर लीजिए बेटा इसको।
तो बेटा हमारे पास लिक्विड की लास्ट प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए कि द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय एक्सपोजिंग द लिक्विड टू एयर एट रूम टेम्परेचर और बाय हीटिंग। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ग्लास में पानी लिया और उसको मैंने फ्लोर पे डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि अगर मैं उसको साफ कर दूंगा तब थोड़ा जल्दी वो सूख जाएगा। बट क्या होगा कि अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो उसको तकरीबन 2-3 घंटे लगेंगे, बट वो वहां से पूरा साफ हो जाएगा, वो बिल्कुल इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये क्या होता है बेसिकली, देखिए कि जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है या तो रूम टेम्परेचर पे या फिर हीट करने पे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक एसी है, आपने देखा होगा कि एसी जो है वो एक हाइट पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हवा होती है वो क्या होती है, कूल, ठंडी हवा होती है। और ठंडी हवा जो होती है हमेशा भारी होती है, इसलिए जो हवा है ऊपर से नीचे आती है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि वो पैरों के पास लगा रखा हो एसी, या फिर थोड़ा सा पैरों से ऊपर थोड़ा लगा रखा हो। क्यों? क्योंकि वो ठंडी हवा जो है नीचे ही रह जाएगी, वो ऊपर ही नहीं उठ पाएगी। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, जब पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, फिर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाते हैं। क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, जब मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं इसलिए क्या होते हैं, वो इवेपोरेट होके ऊपर जाने लग जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। अब देखिए कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन रेट को कह सकते हैं कि मतलब वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है या कम होता है। बेसिकली पहली बात हम करते हैं टेम्परेचर की। और जैसे मान लीजिए अगर टेम्परेचर और इवेपोरेशन की बात करें, तो टेम्परेचर अगर मैं राइज कर दूंगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगा, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। एक मैंने नॉर्मल बीकर रख रखा है और एक बीकर को मैंने गैस पर रख रखा है। उसमें मैंने गैस में क्या कर रखा है, वो गर्म हो रहा है, और जब गैस से वो गर्म हो रहा है तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और जो नॉर्मल रखा है वो भी इवेपोरेट होगा, बट उसको टाइम लगेगा। और अगर मैं टेम्परेचर कर देता हूं कम, तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे? आपने ठंड में देखा होगा, ठंड के टाइम पे कपड़े थोड़ा कैजुअल टाइम से ज्यादा देर में सूखते हैं। जैसे ठंड गर्मियों में 1 दिन में सूख जाते हैं, ठंड में उनको 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। ये सब कैजुअल है, आपको भी पता होगा। तो इसलिए जब टेम्परेचर में राइज होता है तो इवेपोरेशन रेट भी जब बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर में डाउनफॉल होता है तो इवेपोरेशन रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस एरिया, मैं बात करूं सरफेस एरिया और इवेपोरेशन की, तो अगर सरफेस एरिया में बढ़ा दूंगा तो इवेपोरेशन रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब 2 ग्लास पानी है, एक गिलास पानी को मैंने क्या करा, फ्लोर पे फेंक दिया, और एक गिलास पानी मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। कौन सा पहले सूखेगा? आपको पता है फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो हीट उस पर क्या कर रही है, ज्यादा एक्ट करेगी। तो इसी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। आपको पता है ग्लास में सरफेस एरिया कम है तो कम इवेपोरेट हो रहा है। सेम एज इट इज विंड स्पीड या फिर विंड वेलोसिटी। विंड स्पीड और इवेपोरेशन की अगर बात करूं, तो अगर मैं विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा हवा क्या होगी, उस लिक्विड पे एक्ट करेगी, तो इवेपोरेशन रेट भी ज्यादा होगा। और विंड स्पीड अगर कम होगी तो इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, कम होगा। विंड स्पीड अगर कम होगी तो इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके आसपास की हवा में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी और ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा बेटा, कम होगा। इसमें सारा सब में क्या है, साथ साथ चल रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, अगर ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। बट ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगी, बारिश के टाइम पे आप देखिए कि पानी जो होता है हवा के अंदर ऑलरेडी ज्यादा होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पानी के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा होते हैं कि कपड़े नहीं सूखते, वो तो कभी कभी 3-4 दिन लग जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, इवेपोरेशन कम हो जाता है। और जब हमारी हवा जो होती है जिसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो इवेपोरेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये डायरेक्टली होती है सारी, ये होता है सिर्फ एक पॉइंट है जो इनवर्स होता है, ठीक है। तो होप्स आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अब एक लास्ट पॉइंट है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग इफेक्ट देता है। कैसे? जैसे देखिए, अर्दन पॉट वाटर,
जैसे मटका होता है, आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको मटका बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, जब आप पानी डालते हैं तो उस अर्दन पॉट में छोटे छोटे स्पोर होते हैं, क्योंकि मिट्टी का बना होता है, उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, वो जो उसका हीट होती है वो उसकी हीट को बाहर निकाल देते हैं। और जब उसके अंदर से हीट निकल गई तो अंदर क्या बचेगा, कूलिंग इफेक्ट। और उसके आसपास भी क्या होता है, वो कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि उसकी हीट बाहर निकल चुकी है। ठीक है बेटा। अगला है स्पिरिट ऑन पाम। अब जैसे कि कुछ स्पिरिट लीजिए, उसको पाम पे रब कीजिए। अब स्पिरिट का मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे परफ्यूम है, आपने अगर परफ्यूम को हाथ पे स्प्रे करा, अब आप देखोगे वो पहले गीला गीला है, आपको ठंडा लगेगा, और वो जब वो उड़ जाएगा तो आपकी यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, बट आपको फिर भी थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। तो इसको भी क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑन पाम। ये भी क्या कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट देता है। और एक है आपका कॉटन क्लॉथ्स इन समर। कॉटन क्लॉथ्स इन समर, जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, तो वो क्या करते हैं, वो हमारा सारा पसीना अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। rather than वुलन, वुलन क्या करते हैं, आपकी हीट को अंदर बनाए रखते हैं, बट कॉटन क्लॉथ क्या होते हैं, वो आपके पसीने को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जल्दी से इवेपोरेट हो सकते हैं और हमें कूलनेस मिले। हम अगर वुलन क्लॉथ पहन रखेंगे तो हमें हीट कैप्चर रहेगी और हमें गर्मी ज्यादा लगेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं समर के अंदर। ठीक है बेटा, आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है गैसेस। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि इन गैसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर सो वीक एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज सो लार्ज। आपको पता है कि जो गैसेस का इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक होता है, काफी वीक होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली काफी दूर दूर होते हैं। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे, मतलब काफी दूर दूर होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज्यादा कम होता है। अब हम गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है शेप एंड वॉल्यूम। अ गैस हैज नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। ना ही उसकी कोई आकार होता है, ना ही उसकी कोई वॉल्यूम होती है। उसकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, ना कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। जबकि सॉलिड की होती है दोनों, और वॉल्यूम की और लिक्विड की वॉल्यूम डेफिनाइट होती है, शेप डेफिनाइट नहीं होती। और गैस की ना शेप डेफिनाइट होती है, ना ही वॉल्यूम डेफिनाइट होती। इसका डेंसिटी आपको पहले ही बता चुके हैं कि गैस के अंदर क्या होती है, डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होती है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की, और फिर इसके बाद आती है गैस। अब बात आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। The melting and boiling point of a gas are below the room temperature at normal atmospheric pressure. Normal atmospheric pressure पे आपका जो melting और boiling point है किसका, गैस का, वो क्या होता है, कम होता है। रूम टेम्परेचर से भी क्या होता है, कम होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बेटा आपको इस पॉइंट में बताएंगे। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी में क्या है, वेरी हाई देन दोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब आपकी जो गैस है उसको क्या करा जा सकता है, ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। आपने देखा होगा लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में सुना होगा, आपने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा। तो वो गैसेस को ही हाई लेवल पे कंप्रेस करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा हाई होती है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग। अ गैस कैन बी मेड टू एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। अब गैस को क्या किया जा सकता है, या तो एक्सपेंड भी किया जा सकता है और उसको कंप्रेस भी किया जा सकता है। और हीटिंग एंड कूलिंग, जब हम उसको हीट करेंगे तो ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेंट हो जाते हैं। वाइब्रेंट का मतलब है काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्पीडली मूव करते हैं, और जब हम उसको कूल कर देते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं, ठीक है। उसका होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है। आप ऑक्सीजन में कोई भी गैस मिला सकते हो, क्यों, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना ज्यादा है कि उसके पार्टिकल्स का गैप क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा आपस में। तो इसलिए डिफ्यूजन जो होता है, आपस में मिलना जो होता है, वो क्या होता है, आसानी से हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ्यूज इजिली इनटू ईच अदर ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होने के कारण क्या होते हैं, वो डिफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद क्या बेटा, कंडेंसेशन। इस पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। जब गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, अब जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, अब गैस से लिक्विड में जब आता है बेटा, इसका एग्जांपल देखिए। एक आपको हीट के एग्जांपल से दूंगा और एक आपको कूलनेस या फिर कोल्ड के एग्जांपल से दूंगा। जैसे कि मान लीजिए एक ग्लास में मैंने बिल्कुल चिल्ड पानी डाला,
अब वो चिल्ड पानी जब मैंने उसके पास डाला तो उस ग्लास के आउटर लेयर पे ना बेटा पानी की बूंदें आ जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। अब वो कैसे आएंगी? क्या वो पानी के अंदर, वो ग्लास के अंदर छेद है? नहीं। क्या वो टूटा हुआ है? नहीं। और पूरी चारों तरफ जितना पानी होगा उसके लेवल के बराबर में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, जो ग्लास के आसपास की हवा है उसके अंदर मॉइस्चर होगा। अब जब मॉइस्चर है वो गर्म है, मतलब बेसिकली हीट में है। अब उसके पास जब वो आएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ट्रास्ट हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट आ गया। जब वो कूल होगा तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रास्ट हो जाएंगे और वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, ये तो कूलिंग का एग्जांपल था। अब हीटिंग का एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप सब्जी बनाते हो, चावल बनाते हो या फिर दूध उबालते हो, तो उसके बाद उस बीकर पे या कंटेनर पे आप प्लेट रखते हो और जब आप उसमें से कोई चीज निकालने के लिए उस प्लेट को हटाते हो तो आपने हमेशा वहां पे ड्रॉपलेट्स नोटिस करी होंगी। वो क्यों होती है बेटा? जब देखिए आपकी जब हीट होती है, मतलब बेसिकली हमने दूध उबाला, उसके अंदर से क्या निकल रहा है? गैस निकल रही है, इवेपोरेट हो रही है। बट जब आपने उसको प्लेट से ढक दिया, उससे क्या होगा कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इकट्ठा होकर क्या करेंगी? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? आपका कंडेंसेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स। अब लास्ट टॉपिक है आपका बेटा इसका, pressure exerted by air, the force applied by the gas particles per unit area on the walls of the vessel। बेसिकली ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में। इसमें आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा देखिए बेसिकली क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जैसे मान लीजिए कि आप जितना ऊपर जाते जाएंगे, जितना एक अर्थ के लेवल से आप जितना ऊपर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? कम। और जितना आप नीचे जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। ऐसा क्यों होता है बेटा? देखिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो उनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ये नॉर्मल जगह है और यहाँ पर समंदर है। अब यहाँ पर जो पर्सन खड़ा होगा तो उसके ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे सिर्फ वो उसमें प्रेशर डालेंगे। अब एक पर्सन जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है, अब एक पर्सन जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये तो मॉलिक्यूल इस पे प्रेशर डाल रहे थे। अब यहाँ के मॉलिक्यूल्स भी इसके ऊपर क्या करेंगे? प्रेशर डालेंगे। अब वो मान लीजिए अंडर वाटर चला गया तो यहाँ पर जो एयर प्रेशर डाल रही थी वो किस पर डाल रही है? पानी पे। और पानी के मॉलिक्यूल्स अगर रहे हैं उस पर से वो प्रेशर डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता रहेगा? कम। और जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि गैस क्या होती है और इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है। नोट कर लीजिए बेटा इसको एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे गैसेस के। इसमें क्या है? मेजर ऑफ टेम्परेचर। कि गैसेस में हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज। और जो फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है 98.6। सो ये निकालते कैसे हैं? अब यहाँ देखिए डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं सेल्सियस, यहाँ पे इसका एब्रिविएशन यूज कर रखी है सिंबल, और ये होता है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 0 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर ये कैसे निकाला बेटा? इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है ये, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई में डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ गया, और उस 0 में 32 प्लस करा तो कितना आ गया? 32। तो इस तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 30 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? अब हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं। देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। अब डिग्री सेल्सियस कितना है हमारे पास? 30 प्लस में 32। अब 5 से ये कट गया तो कितना आ गया? 6, और 6 9 जा 54। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 54 प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 4 और 2 6 और 5 और 3 8, 86 डिग्री आ गया। तो मतलब 30 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी हिसाब से क्या होता है? हमारा केल्विन स्केल चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल के। इसमें डिग्री नहीं यूज करते हम, और यहाँ पर आपको सेल्सियस तो पता ही है, डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। ये जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। अगर मुझे 30 डिग्री में कितने केल्विन है निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए जब भी हम केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो प्लस करेंगे, और जब भी केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस। अभी हमें क्या करना है?
डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मतलब अगर मैं करूँ 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा आपका 313। ये कितना हो जाएगा 313 केल्विन। ठीक है बेटा, नहीं 303 होगा। अब कितना होगा 303 केल्विन। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। बेटा ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखिए जो गैस होती है और वेपर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए वेपर का मतलब क्या होता है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वो एक फिक्स है। जो वाटर की गैसियस फॉर्म है उसको हम वेपर बोलते हैं, बट हम हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन इन सबको वेपर नहीं बोल सकते। ये क्या है, ये गैसेस होती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि गैस और वेपर में डिफरेंस क्या होता है। होप सो बेटा आपको समझ आया होगा, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इसको प्लीज लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके और भी फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू गो टुगेदर।